नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा मुद्दा है डिस्कशन करने का वो है डेथ पेनल्टी। जो मौत की सज़ा होती है उससे जो विवाद उत्पन्न हुए उनके विषय में देखेंगे हम इसमें। और जो मौत की सज़ा का प्रावधान हमारे यहाँ पे दिया गया है वो कितना सही कितना गलत है, उस पर जो दूसरे जस्टिस हैं वो क्या बोलते हैं और किन मामलों में ये मौत की सज़ा दी जाती है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, इन सारे विषय पर हम आज इस अपने मतलब की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, टॉपिक है आज डेथ पेनाल्टी इशू इन इंडिया। तो जो हमारे मतलब कि सीआरपीसी की धारा है 354(3), उसमें डेथ पेनाल्टी, देखिए जो भी मतलब कि कोई भी क्राइम होता है या कुछ होता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान क्या होगा, ये मतलब कि हमारे आईपीसी में दिया हुआ है। और उसकी सज़ा का प्रोसीजर क्या होगा ये सीआरपीसी में दिया हुआ है। तो सीआरपीसी की धारा 354(3) में डेथ पेनाल्टी जो है उसके सारे प्रोसीजर को बताया गया है। और इसी में ये कहा गया है कि जो भारत में जितने भी न्यायाधीश हैं इनको सीआरपीसी 354(3) के तहत अधिकार है कि किसी अपराधी को ये सजाए मौत या कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन वही ये बात है कि सज़ा देते समय जो न्यायाधीश हैं उनको कुछ दो तीन चीज़ों का मूल्यांकन कर लेना चाहिए, तब सज़ा का प्रावधान करना चाहिए। कौन सी चीज़ें हैं जिनका मूल्यांकन न्यायाधीशों को कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे अगर इस चीज़ों का मूल्यांकन नहीं होता है तो किसी गलत व्यक्ति को भी सज़ा दी जा सकती है। और हमारी जो न्यायपालिका है वो एक ही सिद्धांत पे कार्य करती है दोस्तों, कि चाहे 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक भी निरपराध को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसलिए कुछ चीज़ों का मूल्यांकन कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। और मूल्यांकन में होता क्या है कि जो अपराधी है उसने जो अपराध किया है उसने सामूहिक चेतना को ठेस पहुंचाई है कि नहीं पहुंचाई, इसका मूल्यांकन किया जाता है। अगर वो डकैती और मर्डर में इन्वॉल्व है इसका ये देख लिया जाता है, तब डेथ पेनल्टी दी जाती है, मौत की सज़ा दी जाती है। वो आतंकवादी है, आतंकवाद के मामले में है, उसमें रेप इसकी मौत की सज़ा दी जाती है। रेप किया है और उसने मर्डर किया है इसके मामले में दी जाती है। और मर्डर किया है, एक मतलब कि रेप और मर्डर भी कर दिया, डकैती प्लस मर्डर, और एक अकेले बिना इस किसी चीज़ के भी मर्डर किया, तो उसमें इन सब मामलों में जो न्यायाधीश है उनको इस सीआरपीसी 354(3) के तहत ये अधिकार मिल जाता है कि उस अपराधी को वो मौत की सज़ा सुना सकते हैं। तो ये हमारे सीआरपीसी 354(3) में दिया हुआ है। लेकिन जो हमारी डिबेट क्या होती है दोस्तों, कुछ फेमस डिबेट लगातार चलती रहती हैं और इसमें जो हमारे जस्टिस हैं कुछ, वो क्या बोलते हैं इसके विषय में। तो जस्टिस जैसे कुरियन अभी रिटायर हो गए, तो जस्टिस कुरियन क्या बोलते थे कि भारत जैसे देश में डेथ पेनल्टी जो है ये नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। और क्योंकि यह मानव अधिकार, जो ह्यूमन राइट्स हैं या ह्यूमन राइट्स के जो बिलीफ हैं हमारे, ये उनके ही खिलाफ हो जाता है, इसलिए डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। ये जस्टिस कुरियन कहते थे। जस्टिस संतोष हेगड़े एक बहुत ही मतलब कि फेमस जस्टिस रहे हैं, न्याय के लिए अपने जाने जाते हैं। तो इनका क्या कहना था कि भारत में केवल आतंकवाद के मामले को छोड़ के बाकी हर मामले में डेथ पेनल्टी, जो मौत की सज़ा है, उसको खारिज कर देना चाहिए, मौत की सज़ा समाप्त कर देनी चाहिए। जस्टिस संतोष हेगड़े ये कहते थे। लेकिन अभी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में डिबेट चलती रहती हैं उसमें एक फेमस केस हुआ जो 1980 का केस है, बच्चन सिंह केस 1980। इसमें ये कहा गया कि जो मौत की सज़ा है, कैपिटल पनिशमेंट है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, मतलब कि बहुत ही रेयर मामले में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर मौत के मामले में या हर मर्डर के मामले में मौत की सज़ा ही होनी चाहिए, लेकिन ये होना चाहिए जो मतलब कि समाज की सामूहिक चेतना को भंग करता है। कोई ऐसा अपराध होता है, रेप का अपराध हो गया, इस तरीके के जो अपराध होते हैं, इन सब अपराधों में मौत की सज़ा होनी चाहिए। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में मौत की सज़ा होनी चाहिए, ये बच्चन सिंह केस 1980 में कहा गया। तो इसमें क्या कहा गया कि जो चरम अभियोज्यता के संगीन मामले हैं उन सब मामलों में ही क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, चरम अभियोज्यता के संगीन मामले, मतलब कि क्राइम ऑफ एक्सट्रीम कल्पेबिलिटी, मतलब कि क्राइम ऑफ एक्सट्रीम कल्पेबिलिटी, चरम अभियोज्यता के संगीन मामले हैं, जो बहुत ही संगीन मामले हैं, उन सब मामलों में ही ये मौत की सज़ा होनी चाहिए। तो और इसमें ये भी कहा गया कि जो डेथ पेनल्टी है, जो मौत की सज़ा है, वो एक अपवाद के रूप में हो, इसको नॉर्म ना बनाया जाए, नियम ना बना लिया जाए कि हर जो मतलब कि मौत की सज़ा एक नियम ना हो, एक अपवाद हो, कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में मौत की सज़ा दी जाए। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा संविधान है उसमें जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ हैं, जब क्योंकि जो मौत की सज़ा दी जाती है तो उसमें कई मौत की सज़ा जैसे मिल गई, किसी जो मौत की सज़ा किसी की व्यक्ति को मिली तो कैपिटल पनिशमेंट किसी व्यक्ति को मिली, तो जो बचाव पक्ष होता है, पहले तो इसी मौत की सज़ा के खिलाफ वो जो न्यायाधीशों ने दी है उसके खिलाफ वो रिव्यू पिटीशन डालता है, और जब रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाती है तो वह क्यूरेटिव पिटीशन डालता है, और क्यूरेटिव पिटीशन भी अगर खारिज हो गई तब मामला राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति सहमत हो जाए, वो हस्ताक्षर कर दिया जाता है, तो उसको फांसी पे लटका दिया जाता है, मौत की सज़ा दे दी जाती है।
तो यही पूरा इशू है। तो इसमें राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ वो हम देखते हैं। तो आर्टिकल 72 के तहत संविधान में राष्ट्रपति की जो पार्डनिंग शक्तियाँ हैं, जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं, वो 2 तरीके से। एक तो ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर, मारूराम केस में भी ये कहा गया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर डेथ पेनाल्टी को समाप्त या आजीवन काल में बदला जा सकता है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये कह दे राष्ट्रपति को, उनकी मतलब कि एक लिखित रूप से एडवाइस दे दे कि जो भी कल्प्रिट है उसकी जो डेथ पेनाल्टी है इसको समाप्त कर दिया जाए या इसको आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, तो राष्ट्रपति फिर वही करता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर प्रथम दृष्टया तो नहीं किया जाता, लेकिन अगर गलत या झूठे तथ्यों का प्रयोग करके अगर मतलब कि कुछ ऐसे प्रमाण दिए गए जिसकी वजह से जो न्यायाधीश है या न्याय के प्रोसेस में कहीं भी झूठे तथ्यों का प्रयोग हो जाता है, क्योंकि किसी ने झूठे तथ्य दिए तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और जिसने झूठे तथ्य दिए उसको भी सजा का प्रावधान हो सकता है। तो ये हमारे संविधान में प्रावधान है। देखिए इसमें लेकिन डिबेट सबसे बड़ी क्या मतलब कि निकल के आती है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति है, और आर्टिकल 161 के तहत जो राज्यपाल हैं उनको शक्तियाँ हैं, पार्डनिंग शक्तियाँ। लेकिन राज्यपाल को मौत की सज़ा, जो फांसी की सज़ा है, उसके लिए राज्यपाल के पास शक्तियाँ नहीं है, उसके लिए राष्ट्रपति के पास ही शक्तियाँ हैं। तो इसी जो पार्डनिंग शक्तियाँ हैं उसका दुरुपयोग कैसे होता है, उसमें जो इशू उभर के आता है, जो डिबेट उभर के आती है, वो क्या आती है कि आर्टिकल 72 में कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है। टाइमलाइन का क्या मतलब है कि राष्ट्रपति के पास जब साइन करने के लिए गया वो फाइल्स, तो इसमें ये नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति को इस समय तक उस फाइल में हस्ताक्षर कर देना है। राष्ट्रपति उस फाइल को 3 महीने, 4 महीने या सालों साल मतलब कि अपने पास पड़े रहने देते हैं। तो इसी पे ये डिबेट उभरती है कि एक तो मतलब कि जो कल्प्रिट है वो कितना ज़्यादा मानसिक प्रताड़ित होगा। पहले तो उसको कैपिटल पनिशमेंट मिल गई, फिर रिव्यू पिटीशन, फिर क्यूरेटिव पिटीशन, बाद में राष्ट्रपति के पास गया, तो इतना डिले तो होता गया। अब राष्ट्रपति अगर उस पर निर्णय नहीं लेते हैं, जो भी निर्णय लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी निर्णय लेना है, तो इतने सारे डिले की वजह से वो अपराधी हमेशा मतलब कि मानसिक रूप से इतना तनाव में रहेगा। एक तो उसको ऐसी इतनी यातनाएं मिल चुकी है, और बहुत सारी यातनाएं नहीं दी जानी चाहिए। ये डिबेट का विषय बनता है, चाहे भुल्लड़ का मामला हो, चाहे पिरानी वालन का मामला हो। तो हर मामले में जो नागरिक समाज के लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे जो मतलब कि राष्ट्रपति के बिना टाइमलाइन की चीज़ें हैं उसको एक टाइमलाइन में होना चाहिए, नहीं तो वो जो व्यक्ति अपराधी होता है वो मानसिक रूप से ऐसे ही प्रताड़ित हो जाता है, बीमार हो जाता है कि एक तो पहले ही वो मतलब सज़ा पा चुका होता है इतने दिन से, और उसमें भी राष्ट्रपति का लगातार डिले करते हैं, इनडिफिनिट डिले करते हैं। तो ये चीज़ सभ्य समाज के लिए नहीं होनी चाहिए। सभ्य समाज के लिए ये एक ख़राब चीज़ें हैं कि राष्ट्रपति उस पर निर्णय ही नहीं ले रहे हैं। तो इसी चीज़ को जो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के शत्रुघ्न चौहान मामले में ये कहा था कि राष्ट्रपति को ये ताकत तो है कि राष्ट्रपति उसको माफ़ करे या फिर उसको सज़ा का प्रावधान कर दे, फांसी की सज़ा का प्रावधान कर दे। ये राष्ट्रपति को शक्ति है, राष्ट्रपति उस जो शक्ति है उसको खूब एंजॉय करे, लेकिन कम से कम एक समयबद्ध तरीके से निर्णय जरूर लेना चाहिए। इनडिफिनिट डिले होता है तो अपराधी जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है, वो डबल 4 गुना मानसिक यातनाएं तो उसको ऐसे ही मिल चुके हैं, और बहुत सारी यातनाओं का शिकार लगातार होता रहता है। तो एक सभ्य समाज में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये डिबेट का विषय बनता है। और क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी जो IPC की धारा जो सेक्शन 1494 है ये कहता है कि अगर इन सब मामलों में अगर मान लो मौत की सज़ा किसी को मिल जाती है और किसी ने अगर झूठे सबूत दिए, उस वजह से किसी को मौत की सज़ा मिल गई, तो वो जो झूठा सबूत देता है, जो फॉल्स एविडेंस देता है, उसको भी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि किसी की वजह से किसी की जान चली जाती है झूठे सबूतों की वजह से। एक और जो चीज़ें हैं जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म के लिए कि अगर न्यायालय को लगता है कि FIR गलत तरीके से लिखी गई है तो वह निरस्त घोषित कर सकता है। तो ये पॉइंट भी आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा इशू था दोस्तों डेथ पेनाल्टी का, वो हमने डिस्कस कर लिया कि डेथ पेनाल्टी होती क्या है, ये CRPC से कैसे निकल के आती हैं, हमारे जो मेन जस्टिस हैं उसके विषय में क्या सोचते हैं, किन मामलों में ये मौत की सज़ा दी जानी चाहिए, संवैधानिक प्रावधान क्या है, और जो कुछ केस हुए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। तो ये जो हमारा पूरा इशू है कब करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। एक वीडियो 10 मिनट का वीडियो बना दोस्तों, इसमें आपकी ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। इतनी PDF में जगह है, कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट आए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये टॉपिक होता है कंप्लीट। धन्यवाद दोस्तों।